हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आप अगर नए होंगे या नई वीडियो देखे होंगे तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लें। चलिए आइए, क्वेश्चन है पहला नंबर। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पदार्थ किसे कहते हैं? क्या पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? यानी जिसका कोई निश्चित भार हो, जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पदार्थ कितने रूप के होते हैं? यानी पदार्थ हमारी पृथ्वी पर 3 रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, यह पदार्थ से छोटे कण को क्या कहा जाता है? यानी पदार्थ के छोटा से छोटा कण को हम अणु कहते हैं। क्या? अणु कहते हैं। इसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होता है। क्या? पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कह रहा है परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? यानी अणु परमाणुओं से बना होता है दोस्तों। क्या? अणु जो होता है परमाणुओं से बना होता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कह रहा है यह परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है? जी नहीं। परमाणु 3 मौलिक, क्या 3 जो है मुख्य प्रकार के मौलिक कणों से बना है दोस्तों। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तीनों मिलकर क्या बना है? परमाणु बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह प्रकृति का एक मूल कण है। क्या? इलेक्ट्रॉन जो है यह प्रकृति का एक मूल कण है। इसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, आइए प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? यह भी क्या है? प्राकृतिक मूल कण है। ठीक है, और इसका कैसा चार्ज होता है? धनावेशित, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है दोस्तों? 1845 गुना भारी है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 1845 गुना। चलिए आइए। कह रहा है न्यूट्रॉन क्या होता है? क्या? न्यूट्रॉन क्या होता है? यह भी प्राकृतिक मूल कण है। क्या? न्यूट्रॉन भी प्राकृतिक मूल कण है। यह आवेशित रहित है। क्या? आवेश रहित है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्या? न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश का बराबर होते हैं? जी। कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आवेश मात्रा की दृष्टि से, क्या? मात्रा की दृष्टि से बराबर होता है। देखिए कितना, 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो इसका चार्ज जो होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर कितना? धनावेशित, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी विभाज्य है? जी नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब न्यूट्रॉन विभाज्य नहीं है। तीनों ही ये प्राकृतिक मूलकण है। अभी क्या है? सभी प्रकार के परमाणु इन 3 प्रकार के कण बने होते हैं। विभिन्न तत्वों से प्राप्त मूल कण एक जैसा होता है? जी हाँ। क्या? जी होता है। यानी सभी प्रकार के तत्वों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन समान होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन समान होता है और इसी प्रकार न्यूट्रॉन भी समान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कह रहा है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु की संरचना कैसी होती है? यानी प्रत्येक परमाणु में एक
केंद्रीय सघन भाग होता है जो नाभिक कहलाता है। क्या? जो नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होता है और नाभिक के चारों ओर, क्या? नाभिक के चारों ओर अवकाश में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करता है। से ये है इसके चारों ओर क्या परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। अब आइए 13 कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का विवरण किस प्रकार होता है। दोस्तों, परमाणु में विद्यमान जो कक्षाएं हैं KLMNOP इन्हीं अक्षरों से व्यक्त किया जाता है और सामान्य इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होता है 2, 8, 18, 32, 18, 2, 8 होता है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 या 8 से अधिक तथा इससे पूर्व की कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यानी किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्व हो जाने के बाद ही नई कक्षा प्रारंभ होता है। यानी दोस्तों ये जो है घर जैसे में भर जाता है। ठीक है, 2, 6 मान लिया जाए। अभी अगर खाली है यहाँ भी 8 भरता है ना, 2, 8, तो ये भी इसमें 2 और जुटेगा। अगर ये हम 10 लेते हैं तो 2, 8, 10 ये भर गया। अगर हम 12 लेते हैं तो 2, 8, ठीक है, 2 ज़्यादा हो गया, 2, 8, 2 ज़्यादा हो गया ना, तो अगला घर में भरेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं। कह रहा है सौर प्रणाली और परमाणु की संरचना में क्या समानता है। सौर प्रणाली के केंद्रीय भाग में सूर्य है। इसे में सौर प्रणाली में केंद्र में क्या है? सूर्य है। उसके चारों ओर क्या? उसके चारों ओर कक्षाओं में ग्रह, सारा जो ग्रह है वो परिक्रमा करता है। क्या? सूर्य के चारों ओर जो सारे ग्रह हैं वो परिक्रमा करता है। उसी प्रकार परमाणु में एक केंद्र के भाग नाभिक है। क्या? केंद्र में क्या है? एक नाभिक है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। कह रहे तत्व क्या है, यानी केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने पदार्थ होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। क्या? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। आइए, कुल कितने प्रकार के तत्व ज्ञात हैं? क्या? कुल कितने प्रकार के तत्व ज्ञात हैं? यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तत्वों की कुल संख्या 92 है और अब तक 13-14 प्रयोगशालाओं में बनाया जा चुका है। वैज्ञानिक मेंडलीव के अनुसार, क्या? मेंडलीव के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या 108 है। मेंडलीव के अनुसार दोस्तों, अगर अभी कहेगा तत्वों की संख्या टोटल कहेगा तो 118 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा कि प्राकृतिक तत्व कितना होगा तो 94 होगा और मानव द्वारा बनाया हुआ जो तत्व है वो कितना होगा? 24 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है यौगिक क्या है। यौगिक क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से रासायनिक रूप में पदार्थ, क्या? उससे जो बने पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से रासायनिक रूप से बने पदार्थ यौगिक कहलाता है दोस्तों। ये यौगिक कुल कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक कुल कितने प्रकार के होते हैं, यानी यौगिक की कुल संख्या का अनुमान लगाना कठिन है दोस्तों। केवल कार्बन नामक जो तत्व है यौगिक की संख्या कितना है? 10,000 से अधिक है दोस्तों। ठीक है, आइए, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार क्या होता है, यानी किसी परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। क्या? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्व का क्या हम कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। यानी परिभाषित तौर पर किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन का एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है उस संख्या को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, चलिए, परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? परमाणु संख्या क्या होता है, यानी किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, किसका? इलेक्ट्रॉन की संख्या अथवा प्रोटॉन्स की संख्या
उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ठीक मैंने बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों बराबर होता है और परमाणु आवेशहीन होता है दोस्तों। सरलतम परमाणु किस तत्व का होता है, यानी हाइड्रोजन का। किसका है दोस्तों, याद रखिएगा। बोलेगा सरलतम परमाणु किस तत्व का होता है, तो हाइड्रोजन का। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन अवस्थित होता है। इसके चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। कह रहा है अगला, सबसे जटिल परमाणु किस तत्व का होता है। सबसे जटिल परमाणु किस तत्व का होता है, तो यूरेनियम का। कितना, 238 का, यूरेनियम 238। अब बताइए, इसके नाभिक में 146 न्यूट्रॉन्स होता है और 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करता है, चारों ओर परिक्रमा करते रहता है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। चलिए आगे दोस्तों, कह रहा है क्या परमाणु भार और परमाणु संख्या ज्ञात होने पर किस तत्व की परमाणु संरचना ज्ञात की जा सकती है। क्या परमाणु भार और परमाणु संख्या ज्ञात होने पर किसी तत्व की परमाणु संरचना ज्ञात की जा सकती है। जी हाँ, की जा सकती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है और न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। क्या, ये याद रखिएगा, पूछता है बहुत। कहता है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। या पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है या परमाणु संख्या बराबर होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जब किसी पंच संयोजी तत्व के अल्प मात्रा में, क्या, अल्प मात्रा में चतुस्संयोजी तत्व के मिश्रण किया जाता है, चतुस्संयोजी तत्व के में मिश्रण किया जाता है, तो उसके परमाणु विन्यास पंच संयोजी तत्व के कुछ इलेक्ट्रॉन्स के उचित स्थान नहीं मिल पाता है और वे मुक्त होकर पदार्थ में विचरण करने लगता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स से क्या अभिप्राय है। इन विभिन्न तत्वों के अंतिम कक्षा में, क्या, विभिन्न तत्वों के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, कहा जाता है। क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या है दोस्तों, ये भी याद करिए, रखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिप्राय क्या है। विभिन्न तत्वों के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे में हम 10 लेते हैं, कितना, 10 लेते हैं, तो कैसे भरा जाएगा, 2 8 2, तो ये जो 2 बच गया क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है क्या किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन एक ही तल में परिक्रमा होते हैं। जी नहीं, वे अनेक तत्व की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे ये कह रहा है परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन्स इकट्ठे कैसे रह पाते हैं, वे एक दूसरे के प्रति कर्षित क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों परमाणु के नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन्स अंतराण्विक बल, क्या, प्रोटॉन्स और अंतराण्विक बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं दोस्तों। क्या, ऐसे 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 सब एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। क्या विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर एक समान रहता है। यानी विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर जो होता है कक्षा के नाभिक से दूर बढ़ने के साथ साथ घटता है दोस्तों। यानी 12वीं कक्षा में परिक्रमण जो इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के प्रति आकर्षण सबसे कम होता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्या परमाणु का
खंडित किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है दोस्तों। परमाणु विखंडन के आधार पर ही परमाणु बम बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या पूछता है ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी याद करके रखिएगा। कहता है कि परमाणु बम किस पर आधारित है? तो ये विखंडन पे है दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन की पदार्थ ऊर्जा समीकरण क्या है? तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों E=mc² होता है। E=mc², यानी ई क्या है? ई एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, और एम क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, और सी क्या है? प्रकाश का वेग है। यानी प्रकाश का वेग कितना लिया जाता है दोस्तों? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? ये भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए, कह रहा है विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है, जिसे अनुप्रयोग जैसे बल के प्रकार के रूप में और वैद्युतिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा है विद्युत धारा क्या है दोस्तों? विद्युत धारा क्या है? यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होना विद्युत धारा कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होना ही विद्युत धारा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कह रहा विद्युत धारा मुख्य कितने प्रकार के होता है? तो डीसी और एसी होता है। यानी एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा डीसी क्या है? डीसी वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह दिशा और मान नियत होता है। डीसी दोस्तों ऐसे चलता है। डीसी जो है ऐसे चलता है, सिर्फ ऐसे चलता है, सीधे सीधे चलता है। लेकिन एसी जो है दोस्तों ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे एक साइकिल बनाकर एसी चलता है। क्या? एसी जो है एक साइकिल बनाकर चलता है। यानी अगला क्या कह रहा है? एसी क्या है? एसी विद्युत धारा है जो कि जिसकी प्रवाह और मान एक नियत पर परिवर्तित रहता है। यानी सारा विद्युत धारा किस धारा में प्रवाहित होती है? विद्युत धारा किस धारा में प्रवाहित होती है? यानी विज्ञान के प्रारंभिक मान्यता के अनुसार विद्युत धारा वह प्रवाह आवेशित वस्तु में ऋणावेशित वस्तु की ओर होता है। परंतु विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है जो कि केवल ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु की ओर ही संभव है। अतः इस प्रवाह को इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह या इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के नाम दिया जाता है। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? यानी विद्युत धारा का मान जो होता है एम्पियर में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। किसमें? एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। आइए, 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? यानी यदि किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय लेता है, 1 सेकेंड में जो एम्पियर पार करता है कितना होता है? 6.28×10⁸ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मान जो होता है एम्पियर कहा जाता है। चलिए आते हैं, कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर से क्या अभिप्राय है? विद्युत धारा का वह मान जिसे सिल्वर नाइट्रेट बिलियन में से प्रवाहित करने पर कैथोड पर प्रति सेकेंड कितना? प्रति सेकेंड 0.00118 ग्राम में, क्या ग्राम में सिल्वर एकत्र हो सके उसे अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर कहलाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे ये कह रहा है विद्युत वाहक बल। क्या विद्युत वाहक बल क्या है? इन किसी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स को एक सिर से दूसरे सिर तक प्रवाहित करने वाला विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभव से क्या अभिप्राय है? यानी किसी वस्तु को वैद्युतिक स्तर जो होता है
जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होता है, वो क्या विद्युत प्रवाहित जो है विभव कहलाता है। यानी परिभाषिक तौर पर दोस्तों इसका आवेश जो होता है अंततः अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। क्या कहता है विभवांतर क्या होता है, यानी जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके सिरों में विभव में कुछ अंतर पैदा होता है। क्या अंतर पैदा होता है, उसे विभवांतर कहते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर होता है। यानी किसी चालक में विद्युत धारा का मान जो होता है शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जा सकता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान जो होता है शून्य होना आवश्यक नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा होता है। यानी विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर सके 1 वोल्ट कहलाता है। इसी प्रकार किसी 1 ओम प्रतिरोध मान वाले चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान जो होता है 1 वोल्ट होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध क्या होता है, क्या प्रतिरोध होता है। यानी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को विरोध करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। यानी इसका प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों, ओम होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है, ओम होता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है 1 ओम कितना होता है। यानी यदि किसी चालक में से 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या प्रतिरोध 1 ओम होता है। आगे ये कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम से क्या अभिप्राय है। यानी 0 अंश तापमान पर 14.4521 ग्राम द्रव्यमान वाली पारे के 106 सेंटीमीटर लंबाई और 1.5 mm² कटाक्ष क्षेत्रफल स्तंभ द्वारा नियमित मान की दृष्टि यानी डीसी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कहलाता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है 1 ओम अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट से क्या अभिप्राय है। एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट से क्या अभिप्राय है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय ओम प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधक में से एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर विद्युत धारा गुजरने पर पैदा होने वाला विभवांतर और एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट कहलाता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रवाह की चाल कितनी होती है। विद्युत धारा प्रवाह की चाल कितनी होती है, याद रखिएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश के चाल के तुल्य के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन कहता है दोस्तों विद्युत धारा प्रवाह की चाल जो होता है किसके बराबर होता है, तो दोस्तों प्रकाश के चाल के बराबर होता है। क्या प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी प्रकाश के चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए दोस्तों, कह रहा है विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव क्या क्या है। विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव 3 है। कौन कौन, उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। चलिए ठीक है। आगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है, यानी पहला विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, यानी जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध के कारण वैद्युतिक शक्ति का अवशोषण होता है, जिसके कारण वह चालक गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है।
दोस्तों, जब जो विद्युत आवेश जो होता है शक्ति आवेश पार करता है, जिसके कारण वो चालक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कहा जाता है। आइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। यानी जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसे वैद्युत चुंबकीय आदि। क्या? वैद्युत चुंबकीय आदि। आइए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। यानी जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे संगठन में रासायनिक परिवर्तन पैदा हो जाता है, इसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब क्या है? वैद्युत रासायनिक प्रभाव है दोस्तों। आइए, कह रहा स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर विद्युत क्या होती है। यानी किसी वस्तु में एकत्रित विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे में एवोनाइट की छड़। क्या? एवोनाइट को छड़ को फैलाने से करने पर वैद्युत आवेश एकत्र हो जाता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत का क्या उपयोग है। स्थिर विद्युत का क्या उपयोग है। यानी घर्षण द्वारा पैदा की गई स्थिर विद्युत का इकाई व्यवहारिक उपयोग नहीं है दोस्तों। एक ऑब्जेक्टिव देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है स्थिर विद्युत क्या क्या उपयोग है। यानी घर्षण द्वारा पैदा की गई स्थिर विद्युत का कोई व्यवहारिक उपाय माने उपयोग नहीं है। आगे ये कह रहा है यानी आकाश में चमकने वाली विद्युत कौन सी होती है। आकाश में जो चमकता है विद्युत कौन सी होती है, तो स्थिर विद्युत होता है। कैसा? स्थिर विद्युत। ये भी सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आइए, सोल्डरिंग से क्या अभिप्राय है। सोल्डरिंग जो होता है ना, उससे क्या अभिप्राय है। इन तारों के जोड़ों पर कहा, तो तारों के जोड़ों पर निम्न तापक्रम पर पिघलने वाली धातु या मिश्र धातु को पिघलाकर उसे जोड़ने को अस्थायी बनाने का क्रिया सोल्डरिंग कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है सोल्डर क्या होता है। तारों को जोड़ पर पिघलाकर भरी जाने वाला कम कम गलनांक वाली मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। कैसा? कम गलनांक वाला मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है दोस्तों। आइए, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, ठोस सोल्डर और नर्म सोल्डर होता है। यानी ठोस सोल्डर क्या है। यानी जो सोल्डर उच्च गलनांक वाली धातुओं पर सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कठोर सोल्डर कहते हैं। जैसे में अस्पल्टर सोल्डर हो गया, सिल्वर सोल्डर हो गया। ठीक है। अगला ये दोस्तों कह रहा है अस्पल्टर सोल्डर जो है क्या है। अस्पल्टर जो है वो क्या है। यह प्रायः तांबे और जस्ते से बने सोल्डर होता है। 50 से 67% तक तांबा होता है, जबकि 50 से 33% तक जस्ता होता है। इतना दोस्तों अस्पल्टर क्या होता है। यह प्रायः तांबा और जस्ता का बना होता है। अस्पल्टर किसका बना होता है, क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अस्पल्टर किसका बना होता है, तो तांबा और जस्ता का बना होता है। इन्हीं 50 से 67% तक तांबा होता है और 50 से 33% तक जस्ता होता है। इसमें जस्ते की मात्रा घटाकर अन्य मात्रा की टीन या कैडमियम भी मिलाया जा सकता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर सोल्डर क्या है। सिल्वर सोल्डर क्या है। यानी इसका उपयोग चांदी, सोना, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। ये प्रायः तांबा 20% होता है, जस्ता 10% होता है और चांदी 70% होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नर्म सोल्डर क्या होता है। इसका उपयोग तांबे पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। तांबे पर सोल्डरिंग करने के लिए नर्म सोल्डर से तांबा पर सोल्डरिंग होगा दोस्तों। इसके टीन की मात्रा जो होता है 10 से 90% तक होता है, जबकि शीशा 90 से 10% तक होता है।
किसी सोल्डर में किसी सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही गलनांक कम होगा दोस्तों। यानी जिसका मात्रा टिन की मात्रा जितना अधिक होगा उसका गलनांक कम होगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे आइए, कह रहा है फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है? इन सोल्डरिंग इस समय सोल्डर के अतिरिक्त एक पाउडर तथा पेस्ट भी प्रयोग किया जाता है जिसे फ्लक्स कहते हैं। इन फ्लक्स का प्रयोग करने से सोल्डर शीघ्रता पिघल जाता है और सरलता से फैल जाता है, यानी आसानी से फैल जाता है। इसके साथ ही सोल्डर की जाने वाली जो सतह का साफ और ऑक्सीजन के प्रभाव से मुक्त रहती है। आइए दोस्तों, कह रहा फ्लक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। यानी भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ों के लिए जो होता है भिन्न भिन्न फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, जो कि तांबे के तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और बिरोजा युक्त फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सोल्डरिंग कैसे की जाती है। यानी सोल्डरिंग ये 3 प्रकार के से की जाती है दोस्तों। यानी सोल्डरिंग आयरन से, ब्लो लैंप से और टांका पात्र और कलछी से। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।